हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के जो भी एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इस सीरीज़ का हमारा नाम है क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी लाइंस। और इस सीरीज़ में हम लोगों ने पहले भी काफ़ी सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं। उसमें आप प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर जाके आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के एनसीईआरटी क्वेश्चंस या फिर एनसीईआरटी की लाइन से उठाए हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म टू डैश ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल लाइक डैश एंड टू ड्राइव फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस एक्टिविटी। अब देखिए, ऑक्सीजन जो यूटिलाइज किया जा रहा है ऑर्गेनिज्म के थ्रू। अब ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहा है इन डायरेक्टली वे में ब्रेक डाउन करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को। तो इन डायरेक्टली वे में न्यूट्रिएंट्स का जो ब्रेक डाउन होगा, तो ऑक्सीजन जब यूटिलाइज किया गया तो उसके बाद क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन हुआ। और न्यूट्रिएंट्स जैसे कि मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रिएंट्स में क्या मॉलिक्यूल्स वगैरह आएंगे। तो न्यूट्रिएंट्स में जैसे कि हम लोग मान लेते हैं जैसे कि ग्लूकोज, और ग्लूकोज हमको पता है जब टूटता है ब्रेक डाउन होगा तो क्या देगा, एनर्जी, जो कि अब यूज़ की जाएगी वेरियस एक्टिविटी, जो भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी ऑर्गेनिज्म के थ्रू उसको परफॉर्म करने के लिए। तो जैसे कि ऑक्सीजन जो यूटिलाइज किया जा रहा है इनडायरेक्टली वे में उसको यूटिलाइज किया जाएगा, और जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी हमको मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल इज नोन एज। देखिए, ऑक्सीजन से हम लोग ले रहे हैं, ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल के थ्रू प्रोड्यूस की जा रही है और अब इसको रिलीज़ करना है। तो इसका जो एक्सचेंज होना है, जो आदान प्रदान होना है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ब्रीदिंग। ठीक है। अगला है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली अपॉन। अब देखिए, ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग जैसे जैसे एनिमल कॉम्प्लेक्स होता जाएगा वैसे वैसे जो, देखिए अब जैसे स्टार्टिंग में था तो उसको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, तो उसमें जो सिस्टम था वो बेसिक लेवल का अगर से सिस्टम अगर हम लोग डाल दें तो वो भी परफॉर्म कर जाएगा। अब अगर कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है ऑर्गेनिज्म, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो फिजिकल एक्टिविटी करनी है, यानी कि उसको अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, यानी कि उसमें अब जो सिस्टम लगाया जाना चाहिए वो एक हाई लेवल का सिस्टम लगाया जाना चाहिए, जो कि एक जो बड़ा ऑर्गेनिज्म है उसकी जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज कर पाए। तो ये डिपेंड करता है मेनली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो ब्रीदिंग है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, वो मेनली तो डिपेंड करेगा कि हैबिटाट कैसा है, कहाँ पे रह रहा है, एक्वाटिक में रह रहा है कि लैंड पे रह रहा है, और उसका जो हैबिटाट है उस पर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि सिंपल है उसके आगे बढ़ेंगे तो और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा और कॉम्प्लेक्स, तो वैसे बढ़ते बढ़ते जब हम लोग देखेंगे तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उसके बेसिस पे उस पर जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है वैसा डेवलप करना पड़ेगा उसमें। अगला है, मैच द कॉलम। अब यहाँ पे जो डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस, अब जो एंटायर बॉडी सरफेस के ऊपर जो भी डिफ्यूजन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, बॉडी के सरफेस से हो रहा है। तो ऐसा हमको देखने को मिलेगा फ्लैटफॉर्म में देखने को मिलेगा या फिर सिलेंट्रेट्स में देखने को मिलेगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा सी। और जो गिल्स हैं, देखिए गिल्स कहाँ पे पाई जाएंगी, जो कि एक्वेटिक होगा, यानी कि जो पानी में रहने वाला है, वाटर लिविंग है, एक्वेटिक है, वहाँ पे क्या होगी, गिल्स होंगी। तो गिल्स मिलेगी हमको एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में एंड मोलस्क में। ठीक है। और मॉइस्ट क्यूटिकल हमको मिलेगा अर्थवॉर्म में। ठीक है। और ट्रैकियल ट्यूब्स हमको मिलेगी इंसेक्ट में। अब ट्रैकियल ट्यूब को हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में डिटेल में। जो ट्रैकियल ट्यूब है इस पर क्वेश्चन आता भी है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये इंसेक्ट में प्रेजेंट है। ट्रैकियल ट्यूब जो गैसेस का एक्सचेंज है वो कहाँ से होगा, ट्रैकियल ट्यूब से होगा इंसेक्ट्स में। और वेस्कुलराइज्ड बैग, देखिए जब हम लोग लंग जब ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो वहाँ पे लिखा हुआ है एक वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है।
तो जो वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है वो लंग को बोला गया है, लंग्स को बोला गया है। और एल्वियोलाई के लिए भी यही बात लिखी गई है। तो वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? मैमल्स में प्रेजेंट होगा, बर्ड्स में प्रेजेंट होगा और रेप्टिलिया में प्रेजेंट होगा, यानी कि रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होगा। अगला क्वेश्चन है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब देखिए जब एक कॉमन पैसेज है जहाँ पे फूड की भी एंट्री भी है और एयर की भी एंट्री है, तो ऐसा जो पैसेज है उसे हम लोग बोलेंगे फेरिंग्स। अगर हम लोग माउथ के पीछे वाले पोर्शन में देखेंगे तो वहाँ पे एयर का भी एंट्री है और फूड की भी एंट्री है, और पैसेज एक सेम पैसेज है जहाँ पे फूड भी आ रहा है और एयर भी आ रही है, तो इस पैसेज को हम लोग बोल देते हैं ये फेरिंग्स वाला पार्ट है। अगला है ग्लॉटिस इज ओपनिंग ऑफ। अब जो ग्लॉटिस है जो लैरिंग्स वाला पार्ट है, ठीक है, अब जो लैरिंग्स वाला पार्ट है उसकी जो ओपनिंग है उससे हम लोग बोलेंगे ग्लॉटिस। स्ट्रक्चर विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड इज मेड अप ऑफ। अब जो स्ट्रक्चर है जो कि साउंड प्रोडक्शन में मदद कर रहा है, यानी कि जो लैरिंग्स की बात हो रही है, तो ये मेड किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है कार्टिलेजस से या फिर कार्टिलेज से ही बना हुआ है। अगला है ओरिजिन ऑफ राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंचाई अगर एट द लेवल ऑफ। अब देखिए जब हमारी जो विंड पाइप है ये 5th नंबर थोरेसिक वर्टिब्रा पे जाके ये डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में, तो ये है हमारी लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंचाई। तो इसका जो डिवीज़न है ये कहाँ पे जाके डिवाइड हो रही है? ये डिवाइड हो रही है थोरेसिक के 5th वर्टिब्रा, यानी कि जो हमारी जो वर्टिब्रा है उसमें जो थोरेसिक की 5th नंबर की वर्टिब्रा है वहाँ पे जाते जाते ये इनका डिवीज़न हो जाता है और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अगला है ईच टर्मिनल ब्रोंचियोल गिव राइजेस टू द नंबर ऑफ वेरी थिन। अब जो टर्मिनल ब्रोंचियोल है वो अभी आगे भी फर्दर इसका डिवीज़न होगा, तो आगे जब ये फर्दर डिवाइड कर रही तो एक बहुत ही पतला यानी कि वेरी थिन इन रेगुलर वॉल, जिसकी वॉल जो है जो उसकी दीवारें हैं जो उसकी वॉल हैं वो कैसी हैं? इनरेगुलर हैं, और एक वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है और इसे हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई। यानी कि जब टर्मिनल ब्रोंचियोल जब डिवाइड हुई इसके आगे जब इसका डिवीज़न हुआ तो बना हमारा एल्वियोलाई फॉर्म हो गई। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग आर प्रेजेंट अप टू। अब देखिए जो विंड पाइप है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? अब मान लीजिए कि एयर का पैसेज है, अब मान लीजिए कि किस टाइम पे कुछ देर के लिए अगर एयर नहीं आ रही है तो ये क्या कोलैप्सिंग हो जाएगी और ये आपस में क्या होगा? ऐसे चिपक जाएगा, ऐसे रहने की बजाय, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे चिपक ना जाए आपस में, उसके लिए इनकम्प्लीट एक सी साइड तो ये रिंग प्रेजेंट है विंड पाइप में, जो कि कोलैप्सिंग को रोकेगा, इनको आपस में चिपकने से रोकेगा। जब एयर नहीं है तो ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा कि ये अपनी जगह पे बनी रहे, इसलिए, ठीक है। तो ये किस लेवल तक प्रेजेंट है, यानी कि ये कहाँ तक प्रेजेंट है? तो ये प्रेजेंट है इनिशियल ब्रोंचियोल्स तक। तो ब्रोंचियोल जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक ये प्रेजेंट हैं। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स बोल दो या फिर सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स भी बोलते हैं हम लोग। कंडक्शन पार्ट स्टार्ट विद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल एंड एक्सटेंड अप टू। अब जो कंडक्शन पार्ट है यानी कि एयर को अब जो कंडक्ट कराना है, तो एयर का जो कंडक्शन पार्ट है वो स्टार्ट तो हो रहा है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, यानी कि जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है जिसे हम लोग नॉस्ट्रिल्स बोलेंगे, तो नॉस्ट्रिल से ये स्टार्ट हो रहा है और एक्सटेंड यानी कि पीछे की तरफ जाते जाते लास्ट तक जाते जाते ये कहाँ पे एंड होगा? टर्मिनल ब्रोंचियोल्स पे ये जाते जाते एंड हो जाएगा। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लूरल फ्लूइड? अब देखिए प्लूरल फ्लूइड जो फिलिंग है, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है लंग्स के बीच में, लंग्स की जो मेम्ब्रेन है उसके बीच में प्रेजेंट है प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल कैविटी है और उसमें प्रेजेंट है प्लूरल फ्लूइड, और ये क्या है? ये है हमारी लंग्स, ठीक है। तो इसका जो काम है वो क्या है? ये फ्रिक्शनलेस मूवमेंट। अब ये कैसा है? ये एक ऐसे मान लीजिए कि ग्रीसिंग होती है ना, जैसे गाड़ी में क्या होती है ग्रीसिंग है, एक ऑयल के तरीके से काम कर रहा है, तो ये फ्रिक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड करता है क्योंकि हीट जनरेट ना हो पाए ज़्यादा। अब हीट का जनरेशन भी तो कम करना है ना, तो उसके लिए क्या है? ये एक मूवमेंट करता है, एक जो मूवमेंट है उसको फ्रिक्शनलेस बनाता है क्योंकि फ्रिक्शन ना हो पाए और
हीट का जनरेशन है वो ना हो पाए। गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट एक्चुअल state for diffusion actual site for diffusion of oxygen and carbon dioxide between the blood and atmosphere air is exchange part। ठीक है, जब ब्लड और एटमॉस्फेयर में जो एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो एक्सचेंज पार्ट है, ये सही स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग। देखिए, जो मूवमेंट है एयर का लंग्स में और बाहर जाना। देखिए, एयर कहाँ पे मूवमेंट करेगी, ऐसा हम लोगों को पता है। एयर मूवमेंट करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, जैसा कि डिफ्यूज़न में होता है, हाई प्रेशर यानी कि जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर जाएगी। तो जब हम लोगों को इनहेल करना है तो अंदर का जब इनहेल करना है यानी कि एयर को अंदर लेना है, तो अंदर का प्रेशर कम करना पड़ेगा ताकि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वहाँ से जो एयर अंदर आ पाए। और अब जब बाहर रिलीज़ कराना है तो वहाँ पे जो प्रेशर है वो लंग्स का इंक्रीज़ करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर प्रेशर के कंपैरिजन में, ताकि जो लंग्स का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो पाए और जो एयर है वो बाहर जा पाए। मूवमेंट ऑफ एयर तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट पे ही सबसे ज़्यादा चीज़ें हमारी बॉडी में डिपेंड करती हैं। देखिए, अगर फिल्ट्रेशन हो रहा है तब भी प्रेशर ग्रेडियंट का यूज़ होगा, और अगर मान लीजिए कि अगर कहीं पे जैसे कि किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट कराना है जैसा कि हार्ट में होता है, तो वहाँ पे भी प्रेशर ग्रेडियंट ही यूज़ में आता है। वैसे ही यहाँ पे भी एयर का जब ट्रांसपोर्ट है तो यहाँ पे भी एयर का जो एक्सचेंज है यहाँ पे भी क्या होगा, प्रेशर ग्रेडियंट ही काम में आएगा। एक्सपायरेशन टेक प्लेस व्हेन। अब देखिए, एक्सपायरेशन कब होगा, जब एक्सपायरेशन यानी कि जो एयर है उसको बाहर निकालना, तो एक्सपायरेशन होगा जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग movement can be estimated by। the volume of air involved in breathing movement can be estimated by। अब देखिए, जो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि इन्वॉल्व हो रही है ब्रीदिंग में, वो मेजर की जाएगी या फिर एस्टिमेट की जाएगी स्पायरोमीटर के थ्रू। तो एक डिवाइस आता है स्पायरोमीटर, जिसकी वजह से जो एयर का वॉल्यूम है उससे हम लोग मेज़र कर सकते हैं। लेकिन स्पायरोमीटर में कौन सा वॉल्यूम मेज़र नहीं होगा, रिजर्व वॉल्यूम या फिर बोल दो रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि हम लोग बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम, जो कि लंग्स से कभी नहीं आता। तो यही क्वेश्चन आएगा कि स्पायरोमीटर कौन सा वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकता, तो उसका आंसर हो जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम या फिर रिजर्व वॉल्यूम या फिर डेड स्पेस वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन है हम लोग को जो ये कैपेसिटीज़ हैं ये बतानी है। इस पर हम लोगों ने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको। ठीक है, जो टाइडल वॉल्यूम है उसका हम लोगों को पता है कि 500 ml होगा, और जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो होगा 1100 ml। और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या होता है, हम लोग टाइडल वॉल्यूम लेते हैं और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लेते हैं, और इनको जब ऐड कर देते हैं तो आ जाता है 3000 ml। और फिर जब वाइटल कैपेसिटी की बात होती है तो उसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यहाँ पे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और यहाँ पे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इनको जब ऐड कर देते हैं तो बन जाता है टाइडल वॉल्यूम। तो इसका आंसर आ जाता है 4200 ml यानी कि 4200 ml। उसके बाद है रेसिडुअल वॉल्यूम। अब जो ये रेसिडुअल वॉल्यूम है, रेसिडुअल वॉल्यूम का जो अमाउंट है वो होगा 1200 ml। और फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम, ये प्रेजेंट होगा 2300 ml। सिंपल डिफ्यूज़न मेनली बेस्ड ऑन। अब जो सिंपल डिफ्यूज़न कैसे होगा, एक जो सिंपल डिफ्यूज़न है वो मेनली बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस्ड होगा। देखिए, सबसे पहले तो प्रेशर पर बेस्ड होगा, उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, प्रेशर पे कैसे बेस्ड होगा कि सिंपल डिफ्यूज़न है यानी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाना है, तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर पर डिपेंड है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस कितनी जल्दी घुल रही हैं ट्रांसपोर्ट होने के लिए, यानी कि जो उनकी क्षमता है घुलने की, उस पर डिपेंड करेगा।
और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूज़न, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन यानी कि मेम्ब्रेन कितनी थिक है, उसको कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है ट्रांसपोर्ट होने के लिए, उस पर भी डिपेंड करेगा। अगला है द डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। अब जो डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन है वो किस किस से मिलके मिलेगी, जो डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन है वो मिलके मिलेगी कि एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, तो बी वाला तो सही हो जाएगा, इससे मिलके बनेगी। और बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा जो कि एक वॉल, एक बोल दो कि एक बीच में वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा ताकि जो डिफरेंशिएशन है वो हो पाए, या इसका जो एक डिफरेंशिएट एक बाउंड्री फॉर्म कर देगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी। लीस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट इन। अब जो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो ट्रांसपोर्ट है वो सबसे कम होगा प्लाज्मा में, लीस्ट पूछा है तो हमारा आंसर जाएगा प्लाज्मा। तो CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा कम अमाउंट में होगा, वो होगा प्लाज्मा से। फैक्टर दोज इंटरफेयर विद द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज। अब देखिए ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक रेस्पॉन्सिबल हैं ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के लिए, तो वो होते हैं प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना पार्शियल प्रेशर है, या फिर प्रेशर ग्रेडियंट कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का, और H+ कंसंट्रेशन कितना है, यानी कि H+ आइंस कितने प्रेजेंट हैं, और C या फिर लास्ट में हम लोग बोलेंगे कि टेम्परेचर कितना है। अगला है ऑक्सीजन डिसोसिएशन। अब देखिए ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हमारी एनसीईआरटी में इसका ग्राफ भी दिया हुआ है, तो वो कैसा है कि सिग्मॉइड कर्व है, तो यहाँ पे इसका आंसर भी सिग्मॉइड जाएगा। फैक्टर विच इज फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करना है, यानी कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंड करना है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में बाइंड किया जाएगा। तो इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो क्या होगी कि H+ आयन का जो कंसंट्रेशन है वो कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, यानी कि जो एसिडिटी है वो होनी चाहिए। तो H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो कैसा होगा, लो होगा, यानी कि बेसिक टाइप में आएगा। तो H+ आयन का जब कंसंट्रेशन है वो लो है तो क्या होगा, बेसिक होगा, मीडियम। और जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो होना चाहिए, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारा फॉर्म्ड हो जाएगा। उसके बाद है डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन टेक प्लेस व्हेन। जो डिसोसिएशन है कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रॉम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से जब कार्बन डाइऑक्साइड अलग होता है तो वो ऐसी कौन सी जो डिसोसिएशन है या फिर कैसी कंडीशन होगी, तो वहाँ पे जो कंडीशन फॉर्म होगी वो होगी कि यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो लो होना चाहिए और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो ज़्यादा होना चाहिए। एट द टिश्यू साइड वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज। अब देखिए टिश्यू पे क्या होगा कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होगा ड्यू टू कैटाबॉलिज्म। अब जब कैटाबॉलिज्म हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है, यानी कि इसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। और CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड फ्रॉम। अब जो CO2 है ये डिफ्यूज़ कर दी जाएगी ब्लड में, किसके थ्रू, HCO3- के आयंस में और H+ की प्रेजेंस में। Human beings have ability to maintain and moderate the respiratory rhythm by the help of have the ability to maintain। देखिए ह्यूमन बीइंग में क्या एक कैपेसिटी है एक मॉडरेट करने की रेस्पिरेटरी रिदम, कब ज़्यादा सांस लेनी है कब कम सांस लेनी है, तो उसको जो मेंटेन किया जाएगा वो किया जाएगा न्यूरल सिस्टम के थ्रू। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन डैश रीजन ऑफ ब्रेन। अब जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है जहाँ से जो मेंटेन किया जाएगा एक रिदम को, रेस्पिरेटरी रिदम को जब मेंटेन किया जाएगा तो वहाँ पे जो रिदम जो सेंटर है उसे हम लोग बोलेंगे मेडुला ऑब्लंगेटा। सेंटर विच कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर विच कैन मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड इन। अब ये लोकेट होगा पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन में।
जो कि मॉडरेट कर रहा है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी जो रिदम है उसको, जो मॉडरेट कर रहा है यानी कि उसको जो कंट्रोल कर रहा है वो कहाँ पे होगा, पॉन्स रीजन में, हमारा जो ब्रेन का पॉन्स वाला रीजन है वहाँ पे प्रेजेंट होगा। अगला है कीमो सेंसिटिव एरिया सेंड सिग्नल टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट फॉर रेस्पिरेशन टू। अब जो कीमो सेंसिटिव एरिया है वो सिग्नल सेंड करेगा रेस्पिरेशन एडजेसेंट टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास जो सिग्नल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कीमो सेंसिटिव एरिया से। ऑर्टिक आर्च एंड द कैरोटिक आर्टरी रिसेप्टर। अब जो ऑर्टिक आर्च और कैरोटिक आर्टरी के जो रिसेप्टर हैं कैन रिकॉग्नाइज चेंज इन, अभी जो रिकॉग्नाइज करते हैं किसके चेंज में, कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन के कंसंट्रेशन में जब चेंज होता है तब ये उसको मेज़र कर लेते हैं, ना कि ऑक्सीजन में। तो क्वेश्चन में आएगा कि ये जो ऑर्टिक आर्च है और कैरोटिड आर्टरी है इसमें जो कंसंट्रेशन किसकी मेज़र करते हैं, और सबसे पहला ऑक्सीजन दे रखा होगा O2, तो ये हो जाएगा गलत। और सही ऑप्शन क्या है, CO2 को मेज़र करेगा और H+ आयंस को मेज़र करता है, ना कि ऑक्सीजन को। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसफिशिएंट। अब देखिए ऑक्सीजन का रोल है जो रेस्पिरेटरी रिदम में वो इनसफिशिएंट, यानी कि ऑक्सीजन का रोल थोड़ी ना है रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करने में, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका है। तो इनसफिशिएंट दिया हुआ है यानी कि अब ये हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये राइट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन कंसंट्रेशन उसको डिपेंड था H+ आयन कंसंट्रेशन पे। जो अस्थमा, अब देखिए हम मैच द फॉलोइंग करना है। जो अस्थमा होता है ना, अस्थमा में क्या होता है कि वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंचाई एंड ब्रोंचियोल, वीजिंग ड्यू टू, वीजिंग हो जाएगी यानी कि कफ लाइक स्ट्रक्चर, कफ लाइक फीलिंग आएगी कि जो वीजिंग हो जाएगी जो कि इन्फ्लामेशन हो रहा है ब्रोंचियाई और ब्रोंचियोल्स में। अब जो एम्फाइसीमा है उसमें क्या है कि एल्वियोलर जो वॉल है वो डैमेज हो जाएगी। तो एम्फाइसीमा में क्या हो जाएगा कि एल्वियोलर वॉल है उसका जो डैमेज हो जाएगा, एल्वियोलर जो वॉल है वो डैमेज हो जाएगी। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है इसमें हो जाएगा इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। ऐसी कंडीशन बन जाती है कि लंग्स में फाइबर फॉर्म हो जाते हैं जिसकी वजह से जो डिफ्यूज़न है वो कम हो पाता है। अगला है लॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट कैन गिव राइज टू। देखिए जब काफ़ी ज़्यादा समय तक जब हम लोग डस्ट के कांटेक्ट में आते रहते हैं तो ये इन्फ्लामेशन लीडिंग टू पॉलीफरेशन ऑफ फाइबर टिश्यू इन लंग। अब देखिए ये ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर भी हो सकता है क्योंकि जब ज़्यादा टाइम तक जब हम लोग लॉन्ग एक्सपोजर, तो जब डस्ट के हम लोग ज़्यादा टाइम तक जब डस्ट के कांटेक्ट में आते रहेंगे तो क्या होता है, लंग्स में एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगता है जिसकी वजह से जो डिफ्यूज़न है वो कम हो जाता है, डिफ्यूज़न का जो एरिया है वो कम हो जाता है। तो यही था इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग जो इंस्पायरेटरी रिजर्व, ये जो वॉल्यूम्स वगैरह हैं लंग्स वॉल्यूम, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और इसके अलावा आप लोग अगर और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।